like a Hellcat. देखा था कि फैंग को वैन की डेथ की असल वजह पता चल जाती है, जिस वजह से वो जिगैंग से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। फैंग घर वापस आ जाता है, जहां से टैंग अपनी पावर से उसकी बॉडी में से यांगबू को दिया जहर भी निकाल देती है, लेकिन इस चक्कर में वो खुद वीक पड़ जाती है। वो अपने आप को 2 दिन के लिए फैंग के गार्डन में कल्टीवेट करने लगती है। साथ ही वो फैंग को भी अपने पास से भगा देती है ताकि वो उसकी असल फॉर्म ना देख ले। फैंग को ना चाहते हुए भी घर वापस जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ जिया वैंडोंग के साथ आकर उसे किडनैप कर लेती है। वो लोग उसे युनजी विलेज ले जाना चाहते हैं क्योंकि जिया सिटेंग की बॉडी की मदद से जियांगलोंग को दोबारा जिंदा करना चाहती थी। उसे ये नहीं पता था कि सिटेंग ऑलरेडी जिंदा हो चुकी है। इनके जाने के बाद सिटेंग पूरी तरह ठीक होकर जाग जाती है। तब फुरुई उसके पास आता है। सिटेंग फैंग को ढूंढने लगती है तो उसे नहीं मिलता। बहुत सोचने के बाद वो फुरुई के साथ युनजी जाने के लिए निकल जाती है। फैंग जगह जगह सिटेंग के लिए क्लूज छोड़ता रहता है, जिसकी वजह से सिटेंग को उस तक पहुंचने में आसानी होती है। जिया वैंडोंग और फैंग के साथ विलेज के एक होटल में रुकने आती है, जहां उन्हें सिटेंग पहले से बैठी हुई मिलती है। जिया उसे देखकर डर जाती है। सिटेंग फैंग की बुरी हालत देखते हुए वैंडोंग को बहुत पीटती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो फुरुई के साथ फैंग को थोड़ी देर के लिए बाहर भेजती है ताकि वो जिया से अकेले बात कर सके। जिया से बात करने के बाद सिटेंग फैंग और फुरुई को भी सब सच बताती है। यहाँ कहानी का असल राज खुलता है। सिटेंग बताती है कि वो यांगक्वान से सच में प्यार करती थी, लेकिन उसे धोखे के बाद वो किसी के साथ नहीं रहना चाहती थी। उसकी बॉडी में वो साइड जो यांगक्वान से प्यार करती थी यिंग नामी औरत में बदल गई, यानी सिटेंग के अंदर 2 पर्सनालिटीज पैदा हो गई। सिटेंग ने यिंग को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने सिटेंग की बात ना मानते हुए अपने आप को सिटेंग की बॉडी से अलग कर लिया, जिस वजह से वो जुड़वा बहनों की तरह बन गई। सिटेंग और यिंग एक दूसरे से अलग होकर वीक हो गई। इनकी पावर्स भी आधी हो गई, जिस वजह से एक दिन सिटेंग वेयर हाउस में यिंग को वापस एक होने के लिए मनाने गई। यिंग ने उस वक्त भी यांगक्वान के पीछे पागल होने की वजह से सिटेंग को मार दिया, जिसके बाद उसने जिसैन को उसकी डेड बॉडी दे दी। यिंग ने जिसैन के ऊपर एक श्राप भी लगा दिया ताकि अगर वो उसकी बात ना माने तो वो मर जाए। इस वजह से जिसैन को उसकी बात माननी पड़ी और वो सिटेंग की बॉडी के साथ दाना आ गया, जहां उसने उसे बरी कर दिया। यिंग ने कुछ वक्त बाद जिसैन को एक लेटर लिखा, जिसमें उसने उसे बताया कि उसे फैंग नामी लड़के को ढूंढना होगा जो उन्हें श्राप से आजाद करवा सकता है, क्योंकि उसके खून में लोगों को बचाने की ताकत होगी। और अगर जिसैन उसे नहीं ढूंढ पाया तो उसके बच्चों को फैंग को ढूंढना होगा। यहाँ पता चलता है कि जिया भी जिसैन की फैमिली से ही बिलोंग करती है, जो जियांगलोंग से बहुत प्यार करती थी और उसे वापस जिंदा करना चाहती थी। ये सब सुनने के बाद फैंग शॉक रह जाता है। वो सिटेंग से पूछने लगता है कि आखिर उसके ही खून में ऐसा क्यों है, लेकिन सिटेंग उसे अवॉइड करने लगती है। ये देखकर फुरुई फैंग को वहाँ से बाहर ले जाता है। दूसरी तरफ जिया वैंडोंग के पास आती है, जिसे होश आ चुका था। वो उसकी बॉडी में जहर डाल देती है ताकि जियांगलोंग की मौत का बदला उसे ले सके। जिगैंग जो इन लोगों के पीछे विलेज में ही था, छुपकर सिटेंग की पूरी कहानी सुन लेता है। फैंग के जाने के बाद वो सिटेंग के सामने आता है, जहां वो उससे लड़ाई शुरू कर देता है। जिगैंग एक ब्रेसलेट की मदद से खास पावर्स इस्तेमाल करते हुए नजर आता है, जिससे सिटेंग उसके बारे में क्यूरियस हो जाती है। वो उसे आराम से हरा देती है, लेकिन बहुत पावर्स यूज करने से वो बेहोश हो जाती है। इसी मौके को देखते हुए जिगैंग भी भाग जाता है। सुबह फैंग सिटेंग को ढूंढते हुए आता है, जो उसे बेहोश मिलती है। वो फौरन उसे अंदर लाकर लेटा देता है, जहां उसे उसकी बहुत फिक्र होने लगती है। फिर उसे याद आता है कि कैसे सिटेंग ने बोला था कि उसका खून लोगों को बचा सकता है। यही सोचते हुए वो अपने होठों से काटकर खून निकालता है, जिसके बाद वो सिटेंग को किस करते हुए अपना खून उसे पिला देता है। सिटेंग को होश आ जाता है और वो फैंग को ऐसा करने से रोकते हुए दूर कर देती है, जिसके बाद वो फिर
बेहोश हो जाती है। जख्मी जिगैंग भागते हुए जंगल में जैंगलोंग की डेड बॉडी को जमीन से खोदने लगता है ताकि खास हीरा हासिल कर सके। यहाँ एक और बड़ा राज खुलता है कि जिगैंग असल में कुशैन ही है। उसने काफी साल पहले इसी खास हीरे की वजह से अपने आप को दोबारा जवान कर लिया था, लेकिन फिर हीरा जैंगलोंग की फैमिली के पास आ गया। जिगैंग को जैंगलोंग की बॉडी छानने पर हीरा मिल जाता है जो मिट्टी में बदल चुका था। ये देखकर वो गुस्से से चिल्लाता है और कमजोरी की वजह से गिर जाता है, जिसके बाद सीन कट हो जाता है। आखिर से टैंग को होश आ जाता है जहाँ फैंग उसका अच्छे से ख्याल रखने लगता है। सिटैंग फैंग की केयर को देखकर अजीब महसूस करते हुए उसे वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद जिया सिटैंग के पास आकर उस पर से श्राप हटाने के लिए कहती है। सिटैंग भी उसकी बात मानते हुए उस पर से श्राप हटा देती है और जिया उसका शुक्रिया करते हुए वहाँ से चली जाती है। तीनों विलेज छोड़कर वापस आ जाते हैं जहाँ सिटैंग का सैड मूड देखते हुए फैंग उसे मूवी दिखाने लाता है। मूवी के बाद फैंग सिटैंग को कन्फेस कर देता है कि वो उसे पसंद करता है। ये सुनकर सिटैंग खुश नजर आती है, लेकिन फिर वो फैंग को वो बात बताती है जो उसे काफी टाइम से तंग कर रही थी। वो कहती है कि हो सकता है फैंग यिंग की फैमिली से हो। वो उसे ये भी बताती है कि उसने उसके एंसेस्टर्स की डायरी पढ़ी थी, जिससे उसे पता चला कि यांग क्वैन ने किंग फैमिली के डेथ को पूरा करने में मदद की थी, जिसके बाद वो लोग उसके एहसानमंद हो गए। यांग क्वैन ने यिंग से शादी कर ली, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन फिर उसने यिंग को धोखा देते हुए दूसरी शादी कर ली। यिंग ने अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उसे किंग फैमिली के हवाले कर दिया। साथ ही उसने किंग फैमिली की औरतों को इनफर्टाइल भी कर दिया ताकि वो सिर्फ उसके बच्चे का ख्याल रख सके। ये सब सुनने के बाद फैंग कुछ भी सीधा नहीं सोच पाता। वो सिटैंग से भी बात बंद कर देता है। ऐसे दोनों फुरुई के जरिए एक दूसरे को अपना मैसेज पहुंचाते हैं। सिटैंग यिंग की बोन्स को ढूंढना शुरू हो जाती है क्योंकि वो उसे जिंदा करके वापस एक होना चाहती थी ताकि वो अपनी पावर्स कमजोर होने की वजह से कहीं मर न जाए। यिंग की बोन्स को ढूंढते हुए ये लोग एक दूसरे शहर में एक विलेज में आकर रुकते हैं जहाँ सिटैंग फैंग के साथ रहने से मना कर देती है। फैंग भी गुस्से में अलग हो जाता है और विला पूरा सिटैंग को दे देता है। फुरुई इन दोनों की बात करवाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि दोनों ही बहुत स्टबर्न थे। फैंग सिटैंग को यिंग के साथ एक होने से रोकना चाहता था क्योंकि वो उसे पसंद करता था और उसे सिटैंग के साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं चाहिए था। सिटैंग फैंग की बात मानने से इनकार कर देती है। वो उसे गुड बाय कहकर यिंग की बोन्स की खोज को जारी रखती है। जिगैंग अपने असल रूप में आ जाता है, जिसके बाद वो सिटैंग की तलाश में निकल जाता है। सिटैंग को एक लेक में यिंग की बोन्स मिल जाती हैं, जिसकी वजह से वो अकेले ही उस लेक के पास आती है। थोड़ी देर बाद फैंग भी उसे ढूंढता हुआ पहुंच जाता है, जहां वो सिटैंग को लेक के ऊपर मौजूद ब्रिज पर अकेले खड़ा देख बात करने आता है। अचानक कोई पावर फैंग को लेक में खींच लेती है। सिटैंग भी फौरन उसके पीछे जाती है और देखती है कि फैंग पर हमला करने वाली यिंग है जो जिंदा हो चुकी है। फैंग को बचाने के बाद सिटैंग यिंग से अकेले लड़ाई करने लगती है, जिसके बाद यिंग गायब हो जाती है। घर वापस आकर सिटैंग फैंग को बताती है कि उसी ने यिंग को अपनी आधी पावर्स देकर जिंदा किया है। फैंग परेशान हो जाता है, लेकिन रात देर होने की वजह से सब कुछ छोड़कर सिटैंग को रेस्ट करने देता है। सुबह उठकर फैंग को पता चलता है कि सिटैंग उन्हें छोड़कर जा चुकी है, लेकिन वो उस पर आसानी से गिव अप नहीं करता और फुरुई के साथ यिंग को ढूंढने में लग जाता है। फुरुई को शक होता है कि यिंग के पास आधी पावर्स होने की वजह से वो जरूर किसी होस्ट बॉडी को पोजेस करने के लिए ढूंढ रही होगी। इसी तलाश में वो एक घर पहुंचते हैं जहां उन्हें सिटैंग भी मिल जाती है। ये लोग बिना कुछ बोले घर के अंदर जाते हैं जहां यिंग इन्हें देखकर वहां से गायब हो जाती है। फिर सिटैंग फैंग से बात करती है और उसे समझाती है कि वो सिर्फ यिंग को लोगों को नुकसान पहुंचाने से रोकना चाहती है। यहाँ इन दोनों में दोबारा बात शुरू हो जाती है और फैंग मूड बेहतर करने के लिए सिटैंग को मूवी दिखाने लाता है। मूवी में किसिंग सीन देखने के बाद सिटैंग फैंग को एक्सेप्ट करते हुए उसे खुद किस कर देती है, जिससे फैंग भी हैरान रह जाता है। सीन कट हो जाता है, जिसके बाद सुबह का वक्त दिखाया जाता है जहाँ फैंग और सिटैंग दोनों एक दूसरे से शर्माने लगते हैं। फुरुई का सामना क्वेश्चन से हो जाता है, जिसे वो सिटैंग से लड़ाई करने के लिए मना करता है। सिटैंग भी फुरुई के पीछे वहाँ आ जाती है, जहाँ क्वेश्चन उससे लड़ाई करने के लिए दोबारा आगे बढ़ता है। सिटैंग अपनी पावर से उसे मारने वाली होती है, लेकिन फुरुई बीच में आ जाता है और अपने मास्टर को जिंदा रहने
रहने देने के लिए उससे रिक्वेस्ट करने लगता है। सिटेंग भी मान जाती है और बड़ी मुश्किलों से क्विशेन को जिंदा छोड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। क्विशेन भी हार मानते हुए वहाँ से कहीं जाता हुआ नजर आता है, लेकिन जाने से पहले वो फुरुई को सब मामलों से दूर रहने की एडवाइस भी देता है। यिंग के हाथों बाई लग जाता है, जिससे वो सिटेंग की बातें करते हुए सुन लेती है। वो बाई को पकड़कर अपने साथ ले आती है, जहाँ वो उससे सिटेंग और फैंग के बारे में सारी मालूमात लेती है। सिटेंग का खराब मूड देखकर फैंग उसके साथ बाहर वॉक पर जाता है, जहाँ दोनों एंजॉय करते हैं। यिंग भी इन्हें देखती हुई नजर आती है। जब फैंग सिटेंग के लिए बलून्स लेने जाता है तो यिंग सिटेंग में बदलकर फैंग के साथ नाटक करने की कोशिश करती है और फैंग को भी उसकी हरकतें अजीब लगने लगती हैं। वो यिंग को पहचान जाता है, जो उसे बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देती है, लेकिन फैंग रेलिंग पकड़कर वहीं लटक जाता है। यिंग उसे देखकर मुस्कुराने लगती है और उसे सिटेंग का इंतजार करने का कहकर चली जाती है। फैंग बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, तब सिटेंग भी उसे ढूंढ लेती है। वो उसे खून में लेटा देख इमोशनल हो जाती है। सिटेंग और फुरुई फौरन फैंग को हॉस्पिटल ले आते हैं, जहां उसे इमरजेंसी में रखा जाता है। सिटेंग उसे अपनी पावर्स से हील करने की कोशिश करती है, लेकिन फैंग की बॉडी उसकी पावर्स एक्सेप्ट नहीं कर पाती। सिटेंग को कुछ गलत लगने लगता है, जिस वजह से वो फैंग की बॉडी को चेक करती है। तभी यहाँ उसे एक फ्लैशबैक आता है, जिसमें दिखता है कि कैसे बचपन में सिटेंग एक दरख्त के पास आई थी, जिसकी जड़ें अपने आप सिटेंग के साथ खेलना शुरू हो गई थी। ये देखकर क्विशेन सिटेंग को अपने साथ ले गया था। इनके जाने के बाद पीछे उसी दरख्त से फैंग पैदा हुआ। आखिर सिटेंग समझ जाती है कि फैंग भी उसकी तरह दरख्त से बना है और यिंग की फैमिली से नहीं है। वो चुपचाप फुरुई को फैंग के साथ छोड़कर रूम से बाहर चली जाती है। सिटेंग फैसला ले लेती है कि फैंग के साथ नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए वो यिंग को मार कर रहेगी। इसीलिए फुरुई की मदद से वो प्लान बनाने लगती है। फैंग जो कोमा में था, उसे ये लोग घर वापस ले आते हैं, जहाँ सिटेंग उसका अच्छे से ख्याल रखती है। सिटेंग कैंग होंग से भी मदद मांगती है, जो उसके लिए मैजिकल स्टोन ढूंढने लगता है, जिससे वो यिंग का पता लगा सकती है। सब मिलकर यिंग को इनके जाल में फंसा लेते हैं, जहाँ सिटेंग यिंग को पकड़कर फैंग के पास लाती है और वो यिंग की सारी एनर्जी फैंग में ट्रांसफर करने लगती है। तभी यांग सिटेंग को अपने बच्चे के बारे में बताती है, जो मर चुका है। सिटेंग यिंग के करीब आकर उसकी मेमोरीज को देखने लगती है कि कैसे यांग क्वैन ने उसे धोखा दिया। यहाँ वो ये भी देखती है कि यिंग ने जिसैन की फैमिली को फैंग को इसीलिए ढूंढने को कहा था, ताकि वो सिटेंग को वापस जिंदा कर सके। ये सब देखकर सिटेंग गुस्सा और कंफ्यूज नजर आती है। तभी इस बात का फायदा उठाकर यिंग सिटेंग पर हमला कर देती है। सिटेंग अपने आप को हील नहीं कर पाती और कमजोर पड़ने लगती है। फुरुई फौरन आकर उसे पकड़ लेता है। सिटेंग फुरुई के साथ फैंग के पास आती है, जहां वो उसके साथ लेट जाती है। क्विशेन अचानक वहां आ जाता है और यिंग पर हमला करने लगता है। यिंग उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं होती। तभी क्विशेन लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हुए यिंग और सिटेंग दोनों पर हमला करने की कोशिश करता है। इसी वक्त फैंग जाग जाता है और सिटेंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। यहाँ पता चलता है कि फैंग भी जान चुका था कि वो प्योर ट्री का डिसेंडेंट है। वो फुरुई के साथ मिलकर क्विशेन को रोकने लगता है। कैंग होंग भी वहाँ आ जाता है। मौका देखकर यिंग सिटेंग को लेकर गायब हो जाती है। जब सिटेंग की आंख खुलती है तो वो यिंग के साथ एक बड़े दरख्त के नीचे बैठी होती है। यहाँ यिंग उसके साथ मिलकर क्विशेन का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। क्विशेन भी मैजिक स्टोन के जरिए इन्हें ढूंढता हुआ पहुंच जाता है। फुरुई और फैंग भी इसका पीछा करते हैं, लेकिन ये अपने मैजिक से चारों तरफ एक बाउंड्री बना लेते हैं, जिसकी वजह से दोनों इनके पास नहीं आ पाते। यिंग सिटेंग और क्विशेन में बड़ी वाली लड़ाई होती है, जहां तीनों अपनी सारी ताकतों का इस्तेमाल कर लेते हैं। आखिर क्विशेन मारा जाता है। यिंग भी थोड़ी देर बाद फूल की पत्तियों में बदलकर गायब हो जाती है। दूसरी तरफ सिटेंग भी जमीन पर जख्मी पड़ी होती है। बाउंड्री गायब होने के बाद फैंग सिटेंग की तरफ भागने लगता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही सिटेंग भी फूल में बदलकर गायब हो जाती है और फैंग चिल्लाते हुए रोने लगता है। अब हम देखते हैं कि फुरुई फैंग के साथ वापस उसके घर आ जाता है, जहां उसे फैंग की हेल्थ की फिक्र होने लगती है। फुरुई अपने मास्टर्स के साथ जाकर रहना चाहता था, लेकिन साथ ही वो फैंग को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। फैंग आखिर फुरुई को जाने के लिए मना लेता है। ऐसे फुरुई भी अपने रास्ते पर निकल जाता है। 5 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ फैंग अभी भी सिटेंग का इंतजार कर रहा था।
दूसरी तरफ हमें किंडरगार्टन में एक बच्ची जीजू को दिखाया जाता है, जिसकी बदतमीजी की वजह से उसकी मॉम यूहुआ को मिलने बुलाया गया था। यहाँ पता चलता है कि जीजू असल में एडॉप्टेड है और उसकी एडॉप्टिव मॉम यूहुआ उसे डिसिप्लिन करने की पूरी कोशिश करती है। टीचर से बात करने के बाद वो जीजू को घर ले जाती है, जहाँ जीजू उनसे बदतमीजी करने लगती है। आखिर पेशेंस खोकर वो जीजू को थप्पड़ मार देती है। जीजू गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। कुछ घंटों बाद यूहुआ जीजू से माफी मांगती है, लेकिन जीजू कोई जवाब नहीं देती। उनके सोने के बाद जीजू घर से भाग जाती है। फैंग अपनी दोस्त यूरू को घर छोड़ने के बाद वापस जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसकी जीजू से मुलाकात होती है, जिसके चेहरे पर उसे चोट के निशान दिखते हैं। जब फैंग उससे बात करने उसके सामने आता है तो उसे अचानक से टैंग के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और वो बस जीजू को घूरता रह जाता है। फैंग जीजू को सुपरमार्केट खाना खिलाने लाता है, जिसके बाद वो उसकी चोट पर दवाई भी लगाता है। आखिर जीजू फैंग के साथ कंफर्टेबल होकर बातें करने लगती है। जीजू का नाम सुन फैंग यूरू को कॉल करता है, जहाँ पता चलता है कि जीजू उसी की मॉम की न्यू एडॉप्टिव बेटी है। यूरू फैंग को बताती है कि उसकी मॉम ने कभी भी उसे मारा नहीं, जिस वजह से फैंग को जीजू के लिए बुरा लगने लगता है। जीजू फैंग के पास ही सो जाती है और वो उसे यूरू के साथ घर वापस भेज देता है। सुबह उठकर जीजू यूहुआ की फोटो एल्बम देखती है, जिसमें उसे यूरू की पिक्चर्स मिलती हैं। इतने में यूहुआ रूम में आ जाती है। वो उसे यूरू की पिक्चर्स देखते हुए पकड़ लेती है और उस पर दोबारा गुस्सा होने लगती है। तभी जीजू उसके हाथ पर जोर से काटती है। यूहुआ अपने होश में वापस आकर उससे माफी मांगने लगती है। स्कूल में जीजू अपनी टीचर को रोते हुए उसकी मॉम के बारे में बता देती है, जिस वजह से उसकी टीचर जीजू को अपने साथ उसके घर रुकने के लिए ले आती है। फैंग को जीजू को देखने के बाद अजीब लगने लगता है, जिस वजह से वो मैजिकल स्टोन को निकालता है, जो अचानक उसे एक डायरेक्शन में ले जाने लगता है। यूहुआ जीजू के पीछे उसकी टीचर के घर पहुंच जाती है, जहां वो उसे बेहोश कर देती है। ये देखकर जीजू घर से बाहर भाग जाती है। ऐसे उसकी फैंग से मुलाकात हो जाती है। फैंग उसके साथ उसकी टीचर के घर आता है, जहां वो उसकी टीचर के दिमाग में से उसकी जीजू वाली मेमोरीज को मिटा देता है। इसके बाद वो जीजू को अपने साथ ले जाता है। अगले दिन हम फैंग को घर पर बैठा रोता हुआ देखते हैं, क्योंकि आखिर उसे सिटेंग मिल चुकी थी। मैजिकल स्टोन उसे जीजू के पास ले आया था, जो कि सिटेंग की रीइंकार्नेशन थी। फैंग जीजू का अच्छे से ख्याल रखने लगता है। एक दिन वो यूहुआ से भी मिलने आता है, जहां वो उसकी सच्चाई का पता लगा लेता है। यूहुआ और उसकी बहनों ने मिलकर बहुत पहले सिटेंग से लड़ाई की थी, लेकिन सब मारी गई थी। सिर्फ यूहुआ जिंदा बची थी और वो सिटेंग से बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो इसे काफी टाइम से ढूंढ भी रही थी। फैंग यूहुआ को धमकी देते हुए जीजू से दूर रहने के लिए कहता है, जिसके लिए वो मान जाती है। वो उसे ये भी बताता है कि उसकी बेटी यीरू उसे बहुत मिस करती है, जिसका सुनकर वो इमोशनल हो जाती है। फुरुई को बाई से पता चलता है कि सिटेंग ने अपनी जिंदगी के बदले में सारी एनर्जी जिंदा होने में लगा दी, ताकि वो सिटेंग के साथ वक्त बिता सके। यानी अब सिटेंग के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं बचा है। वो ये बात फौरन फैंग को बता देता है, जो ये सुनते ही जीजू के पास भागता हुआ आता है। फैंग सोचता है कि सिटेंग को जिंदा रखने का सिर्फ एक तरीका है, और वो ये कि वो अपनी बॉडी की यिंग की एनर्जी जीजू में ट्रांसफर कर दे, जिससे वो जिंदा रह सके। सिटेंग अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जीजू से सिटेंग में बदल जाती है, जिसे देखकर फैंग इमोशनल हो जाता है। दोनों साथ अच्छा खासा वक्त बिताते हैं, जहाँ सिटेंग अपनी एनर्जी इस्तेमाल करने से थक कर वापस जीजू में बदल जाती है। फैंग उसे वापस घर ले आता है, जहाँ वो उसे देखकर कुछ सोचते हुए नजर आता है। ऐसे अगले दिन सिटेंग दोबारा एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने असल रूप में आकर फैंग के साथ वक्त बिताती है, और दोनों वो जिंदगी जीते हैं जो ये हमेशा से जीना चाहते थे। सीन चेंज होता है और हम 15 साल बाद का वक्त देखते हैं। जीजू, जो बड़ी होकर बिल्कुल सिटेंग की तरह दिखती थी, अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर आई हुई थी। इसी तरह जीजू एक रेस्टोरेंट आती है जो फुरुई का था, जो उसे देखकर शॉक रह जाता है। वो जीजू को बात करने के लिए बाहर लाता है। फुरुई जीजू को किसी तरह मनाकर फैंग के विला लाता है, जहाँ वो कोमा में बेड पर लेटा हुआ था। उसके बराबर में एक ग्रीन कलर का प्लांट भी था, जो जीजू के करीब आते ही एक्टिव हो जाता है। जीजू ये देखकर फैंग के सर पर हाथ रखती है और यहाँ उसे सारी मेमोरीज वापस आ जाती हैं। वो जान जाती है कि वो ही सिटेंग है, और ये भी पता चल जाता है कि फैंग ने ही उसकी मेमोरीज इरेज की थी।
क्योंकि उसने अपने अंदर की सारी यिंग की एनर्जी उसे दे दी ताकि वो नॉर्मल लाइफ जी सके, जिसके बाद वो खुद कोमा में चला गया। ये सब देखकर सिटेंग रोने लगती है और फुरुई को ये सब करने के लिए शुक्रिया कहती है। सिटेंग फैंग का हाथ पकड़कर उसके पास बैठ जाती है और उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने लगती है कि कैसे वो भी उससे प्यार करती है। उसे पता था कि फैंग को बचाने का अब कोई भी तरीका नहीं, इसलिए वो फैंग के साथ जंगल में आती है जहाँ वो सिटेंग के साथ मरने का फैसला ले लेती है। एंड में हम दोनों को दोबारा दरख्त में बदलते हुए देखते हैं और फुरुई अपने ग्रैंड किड्स को ये कहानी सुनाते हुए अपने आंसू पोंछता है। ऐसे ये सीजन यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।